नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम विभिन्न आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पिछली कक्षा में राज्य या सरकार की भूमिका के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से समझा दिया था। आज हम अन्य आधारों पर अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पढ़ेंगे, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर या विश्व बैंक के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर विकास की अवस्था या फिर विश्व बैंक के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। तो हम यहाँ पर सबसे शुरू में विकास को समझेंगे। देखिए, विकास की प्रक्रिया से तात्पर्य किसी भी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय का उच्च होना या उनके जीवन स्तर का उच्च होने से है। यदि प्रति व्यक्ति आय उच्च होगी तो वो अपनी सभी आवश्यकताएं एवं इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। वहीं अगर नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, फिर उसके बाद में अच्छा भोजन, इसके साथ सामाजिक सुविधाएं मिलेंगी तो उनका जीवन स्तर भी क्या होगा? उच्च होगा। तो प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च होगा तो वहां का जो विकास है वो अन्य देशों की तुलना में अधिक होगा। और इसी विकास की प्रक्रिया के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहां पर पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं, या फिर हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देखें तो उन्हें ही क्या कहा जाएगा? निम्न आय वर्ग अर्थव्यवस्थाएं, राइट। दूसरा जो वर्ग है वो हो जाएगा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, और तीसरा हो जाएगा यहां पर विकसित अर्थव्यवस्थाएं, या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। अब इन तीनों में अंतर क्या होता है वो समझिए। देखिए, अल्प विकसित या निम्न आय वर्ग की अवस्था से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया या तो प्रारंभ नहीं हुई है या फिर वो शैशव अवस्था में है, तथा वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1035 है या उससे कम है तो उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को निम्न आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था या फिर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो जाएंगी, जैसे सोमालिया, बुरुंडी, चाड एवं नाइजर इत्यादि। उसके बाद में आती है विकासशील अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है, वहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहेंगे। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है विकासशील अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा निम्न मध्यम आय वर्ग, कौन सा? निम्न मध्यम आय वर्ग अवस्था, और दूसरा हो जाएगा उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था, राइट। अब यहां पर ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय 1035 या फिर $4045 प्रति व्यक्ति हो तो उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या माना जाएगा? निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था माना जाएगा। जैसे श्रीलंका, भारत एवं पाकिस्तान। यहां पर श्रीलंका एक ऐसा देश है जो उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अवस्था में आता था, परंतु कुछ सांकेतिकों में निम्न प्रदर्शन के कारण उसको पुनः निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था में सम्मिलित कर लिया गया है। अब उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें 4046 से लेकर 12000 ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4046 से लेकर 12535 प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय होती है। उन देशों की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था। जैसे क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा, चीन हो जाएगा एवं दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद में आती हैं विकसित अर्थव्यवस्थाएं। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर विकास की प्रक्रिया लगभग
पूर्ण हो चुकी है तथा जहां के नागरिकों का जीवन स्तर क्या होता है, उच्च है, तथा प्रति व्यक्ति आय भी क्या होती है, उच्च होती है, वहां की अर्थव्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तथा वर्ल्ड बैंक के अनुसार यदि किसी देश के नागरिकों की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $12,535 से क्या है, अधिक है, तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। जैसे अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा तथा अधिकांश यूरोपियन कंट्रीज। तो ये विकास की अवस्था या फिर विश्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण समझ लिया। अब हम समझेंगे यहाँ पर अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर या योगदान के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। आपको पता होगा कि अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा जिसमें कृषि क्षेत्र हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। हालांकि चौथा एवं पांचवा क्षेत्र भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। परंतु यदि अर्थव्यवस्था में हम प्राथमिक या कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र के महत्व को समझें तो उस आधार पर हम अर्थव्यवस्थाओं को 3 आधारों पर या 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कृषक अर्थव्यवस्था, फिर कौन सी हो जाएगी, औद्योगिक अर्थव्यवस्था एवं सेवा अर्थव्यवस्था। इन तीनों में क्या अंतर होता है, देखिए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसके सकल घरेलू उत्पाद में अर्थात जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो तथा इसी अनुपात में वहां के लोग आजीविका के लिए कृषि या अन्य क्षेत्रों पर क्या हो, आश्रित हो, तो वहां की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था या फिर क्या कहेंगे, कृषक अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 50% से अधिक था और लगभग 80% के समथिंग जो जनसंख्या थी वो कृषि, अपने रोजगार के लिए कृषि पर ही आश्रित थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कृषक अर्थव्यवस्था थी। अब दूसरा हो जाएगा, यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का 50% या उससे अधिक योगदान होता है तथा इसी अनुपात में वहां के नागरिक औद्योगिक क्षेत्र पर अपने रोजगार के लिए आश्रित होते हैं तो वहां की अर्थव्यवस्था को क्या कहेंगे, औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। वहीं सेवा अर्थव्यवस्था हो जाएगा यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र का योगदान 50% या उससे अधिक हो तो वहां की अर्थव्यवस्था को हम सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं तथा इसमें जो वहां के इसी अनुपात में वहां के लोगों की क्या होती है, आजीविका या रोजगार के लिए इसी अनुपात में लोग सेवा क्षेत्र पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। एक चीज और यहाँ पर समझिए, जो अभी मैंने आपको बताया था अल्प विकसित, विकासशील एवं विकसित अर्थव्यवस्थाएं, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनका जो क्रम है वो भी बढ़ जाता है। अर्थात जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें से अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं जो होती हैं वो कृषक अर्थव्यवस्थाएं होती हैं या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर होती हैं। और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वैसे वैसे जीडीपी में कृषि को छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र एवं सेवा क्षेत्र का योगदान भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक हो जाता है या औद्योगिक क्षेत्र का योगदान अधिक हो जाता है तो वहां की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में भी देखने लगते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे सेवा अर्थव्यवस्थाएं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान। अब हम विश्व के साथ संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को समझेंगे जिसमें 2 प्रकार की होती है, बंद अर्थव्यवस्था और क्या हो जाएगा, खुली अर्थव्यवस्था हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, देखिए वह अर्थव्यवस्था जिसका संबंध अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भी नहीं होता है उसको हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद की नीति का मतलब क्या हुआ कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित किया जाता है
जैसे उदाहरण के तौर पर भारत की कुछ वस्तुओं या फिर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं होती हैं, तो दूसरे देशों का जब हम माल निर्यात करते हैं तो घरेलू उद्योगों को उससे क्या होता है, नुकसान होता है। और इसी वजह से सरकार कई प्रकार के निर्यात पर प्रतिबंध लगाती है या ट्रेड बैरियर जारी करती है, जिससे निर्यात ना हो एवं घरेलू क्षेत्र के जो उत्पाद हैं वो बाजार से बाहर ना हो पाए। इसीलिए जो बंद अर्थव्यवस्था होती है उसका एक मुख्य गुण संरक्षणवाद भी माना जाता है, या फिर हो सकता है कि उस देश में आत्मनिर्भरता की नीति को क्या किया जा रहा हो, प्रस्तावित किया जा रहा हो। तो संरक्षणवाद की वजह से या आत्मनिर्भर होने की वजह से जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का संबंध अन्य देशों से नहीं होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वर्तमान समय में दुनिया की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं बंद अर्थव्यवस्था में नहीं आती हैं, परंतु जब कभी किसी देश पर कोई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं या फिर जो है वैश्विक जो निर्यात होता है या वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में योगदान कम होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को सांकेतिक रूप में हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, यहाँ पर उत्तर कोरिया पर भी कई बार प्रतिबंध लगाए गए हैं। वैसे ही वर्तमान समय में अगर हम देखें तो ब्राजील का जो है निर्यात में योगदान कम होता जा रहा है, इसलिए ब्राजील को भी हम बंद अर्थव्यवस्था में गिन सकते हैं, राइट। अब अगर आप यहाँ पर समझें, जैसे यहाँ पर x क्या है, निर्यात है, और y क्या है, आयात है। तो जब आयात एवं निर्यात उस देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो, शून्य हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसको हम उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो बंद अर्थव्यवस्था में जो भी गृहस्थ होता है, हाउस होल्ड होता है, अब हाउस होल्ड के पास में जो भी आय एवं संपत्ति होगी उस संपत्ति से या तो वो क्या करेगा, वस्तुओं को खरीदेगा, और जो बचत होगी, जो सेविंग्स होगी, उसको वित्तीय संस्थाओं में क्या कर देगा, जमा कर देगा। फिर वित्तीय संस्थाएं उसको निवेश के रूप में किसमें, व्यापार में इन्वेस्ट करेंगी या निवेश करेंगी, और व्यापार से फिर वस्तुओं का क्या होगा, उत्पादन होगा, और उन्हीं वस्तुओं को उपभोग के लिए जो है वो ग्रस्त क्या करेंगे, खरीदेंगे। इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है और इस देश की यह जो बंद अर्थव्यवस्था है वो इस तरीके से कार्य करती रहती है। इसमें अन्य अर्थव्यवस्था का कोई भी जो है महत्व यहां पर नहीं होता, राइट। अब उसके बाद में हम समझते हैं खुली अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संबंध दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से भी होता है उसको हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इन अर्थव्यवस्था में उदारवाद की नीति, आप ये मुख्य रूप से याद रखें, उदारवाद की नीति तथा निजी आर्थिक तत्वों का एक तरीके से विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ पर तकनीक एवं ज्ञान एवं पूंजी के मुक्त प्रवाह को विशेष रूप से योगदान या विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। तो जहां पर बंद अर्थव्यवस्था में संरक्षणवाद की नीति, वहीं जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें उदारवादी नीति या फिर तकनीकी ज्ञान या पूंजी के मुक्त प्रवाह को क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। और वर्तमान में लगभग अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कैसी हैं, खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप समझें तो ये ग्रस्त हो गया, ग्रस्त अपनी कुछ वस्तुएं उपभोग के लिए कहां से, बाजार से खरीदेगा और कुछ इनकम को वित्तीय संस्थाओं को देगा। वित्तीय संस्थाएं वो निवेश करेंगी कहां पर, उत्पादक के पास में। अब इसके साथ ही यहाँ पर जो उत्पादक होता है वो कुछ वस्तुओं को तो घरेलू बाजार में बेचेगा, लेकिन जो सरप्लस होगा उसको बाहर क्षेत्र में या दूसरे देशों के साथ में व्यापार करने के लिए वो विदेशों में भी क्या करेगा, बेचेगा। अर्थात कुछ वस्तुएं हमारी दूसरे देशों में बिकेंगी और हो सकता है कि हम दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं से कुछ वस्तुओं को हमारे देश में भी क्या करें, आयात करें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं की वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी या फिर अन्य अर्थव्यवस्थाओं का भी योगदान होता है। तो इस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, खुली अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब
अगला आधार आ जाता है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। यहां पर नियोजन क्या होता है? देखिए, जब कभी भी संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं लेकिन आवश्यकताएं एवं इच्छाएं असीमित होती हैं, तब हमें नियोजन की आवश्यकता होती है। नियोजन से तात्पर्य है कि एक विशेष लक्ष्य को बनाकर या विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम प्रयोग करने के लिए जो रणनीति बनाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है? नियोजन कहा जाता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था या नियोजन के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वो योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या होती है वो समझिए। देखिए, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के लिए एक नीति बनाई जाती है या रणनीति बनाई जाती है, और उस रणनीति के आधार पर जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए नियोजन किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की 1991 से लेकर 2017 तक भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नियोजन को स्वीकार किया गया था। पंचवर्षीय योजनाएं हो जाएंगी, और 2017 के बाद में या 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में 15 वर्षीय नीति आयोग के द्वारा 15 वर्षीय विजन बनाया गया, राइट। 7 वर्षीय क्या हो जाएगी? रणनीति, और 3 वर्षीय एक्शन एजेंडे के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्य या भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भारत है वो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। वही इसके विपरीत गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती हैं जिसमें ना तो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और ना ही उनकी पूर्ति के लिए कोई रणनीति बनाई जाती है और ना ही वहां पर नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे? गैर नियोजित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब हम उद्यमशीलता के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण को समझेंगे। उद्यमशीलता क्या होती है? किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह में पाई जाने वाली संश्लिष्ट उत्पादन शक्ति को ही क्या कहा जाता है? उद्यमशीलता कहा जाता है। और उद्यमशीलता के आधार पर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इसका संबंध आप एक तरीके से विचारधारा की जो लड़ाई है उससे भी समझ सकते हैं, और यहाँ पर आप शीत युद्ध का प्रभाव भी समझेंगे। तो पहला हो जाएगा प्रथम विश्व के देश, जिनको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कहा जाता है। तो प्रथम विश्व के देश वे देश हैं जो कि अमेरिका के क्या हैं? सहयोगी हैं, तथा जो नाटो के सदस्य हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जिन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है, राइट, उनको हम प्रथम विश्व के देश कहेंगे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन हो जाएगा इत्यादि। वहीं द्वितीय विश्व के देश या सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज वे देश हैं जो रूस के क्या है? समर्थित देश हैं, तथा जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था को क्या किया गया है? अपनाया गया है। जैसे रूस हो जाएगा, चीन हो जाएगा, एवं क्या हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा। अब यहां पर जो तृतीय विश्व के देश हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक ओर जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनमें विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी अर्थव्यवस्था को नेतृत्व रसिया कर रहा था, और कभी भी युद्ध होने की स्थिति थी जिसको शीत युद्ध कहा गया। शीत युद्ध में क्या हुआ कि दोनों देश अपना प्रभुत्व या डोमिनेंस जमाने के लिए हथियारों पर बल देने लग गए, ठीक है, और दुनिया में हथियारों पर होड़ लग गई। इसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो देश अभी क्या हुए थे? आजाद हुए थे। उन देशों में जहां पर सामाजिक समस्याएं भी थी तो आर्थिक विकास की दर भी क्या थी? धीमी थी। ऐसे देशों को एक और जहां पर सामाजिक समस्याओं को भी हल करना था, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना था, और तीसरी चीज वो ना तो प्रथम विश्व के गुट में सम्मिलित होना चाहते थे और ना ही द्वितीय विश्व के देश के साथ ये जो गुट था इसमें सम्मिलित होना चाहते थे, और ना ही हथियारों के ऊपर ध्यान देना चाहते थे। इसीलिए तृतीय विश्व युद्ध के जो देश हैं, अगर आपने गुट निरपेक्ष आंदोलन सुना होगा तो उन देशों को तृतीय विश्व के देश भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर इन देशों में
हमारा जैसे भारत हो जाएगा, भारत, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और कई दक्षिण अमेरिकी देश हो जाएंगे जिन्होंने ना तो पूंजीवाद को अपनाया, ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया, बल्कि इन दोनों समूहों से बचते हुए बीच का रास्ता निकाला एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था को इन्होंने स्वीकार किया। वहीं चौथा हो जाएगा चतुर्थ विश्व के देश। देखिए, विश्व में कई देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी विकास की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, या फिर हम ये कहें कि वो अभी भी इस बात पर निर्णय नहीं ले पाए हैं कि हम कौन सा रास्ता विकास के लिए अपनाएं। जैसे उदाहरण के लिए अंडमान एवं निकोबार की जो जनजातियां हैं वो हो जाएंगी, या फिर जैसे कालाहारी मरुस्थल की जो बिस्मैन जनजाति हैं, इन क्षेत्रों में अभी भी विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई ही नहीं है। तो अब तक हमने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण को पढ़ लिया है। अब हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 5 क्षेत्र माने गए हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र। इन तीनों में, और चतुर्थ क्षेत्र और पंचक क्षेत्र, इन सब में क्या अंतर होता है वो समझिए। जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर खनन, जैसे हमने भूमि से खोदकर क्या निकाला, लोहा, ठीक है, खनन के माध्यम से हमने लोहे की खुदाई की, ठीक है। अब उस लोहे का जो, जैसे किसी भी क्षेत्र विशेष से खुदाई करके लोहा निकालना, ये जो गतिविधि है ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र आएगी। अब द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र का जो भी आउटपुट होता है उसको द्वितीय क्षेत्र में इनपुट के रूप में लिया जाता है तथा उसके मूल्य में वर्धन किया जाता है या उसका मूल्य वर्धन किया जाता है। जैसे लोहा है तो लोहे का प्रयोग करके हमने क्या बना दी, कार, क्या बना दी, कार बना दी। तो यहां पर लोहे की जो कीमत है और कार की जो कीमत है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है या उसका मूल्य वर्धन हो जाता है। फिर जो तृतीय क्षेत्र होता है उसमें सेवा या एक तरीके से हम कहें कि जो बौद्धिक क्षमता या मानसिक जो श्रम शक्ति होती है उसका यहाँ पर अधिक प्रयोग होता है। अब कार को बेचने के लिए जैसे बीमा, आपको जैसे कार को लेना है या खरीदना है तो आपको जो है बैंक से लोन लेना है या उसका बीमा करवाना है। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो किस में आएंगी, तृतीय क्षेत्र में आएंगी। वैसे ही हो सकता है कि कृषि क्षेत्र से जैसे सोयाबीन का उत्पादन है तो सोयाबीन का उत्पादन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर इस सोयाबीन के प्रयोग करके यहाँ पर उसका तेल बनाना, ठीक है, या एडिबल ऑयल जो है निर्माण करना, वो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। फिर विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से या फिर उसकी मार्केटिंग की वजह से उस तेल को बेचना या उस तेल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ये जो गतिविधियां हैं ये किस में आएंगी, सेवा क्षेत्र में आएंगी। ये इन तीनों में मुख्य अंतर होता है, राइट। अब इसमें अर्थव्यवस्था के जो 3 क्षेत्र हैं उनके बारे में हम और डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां उन आर्थिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है। इसके साथ ही जो प्राकृतिक संसाधन है उनका प्रत्यक्ष दोहन करके यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और ये किस पर निर्भर होती हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष दोहन करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसे मुख्य रूप से हम कृषि एवं संबंध क्षेत्र भी कहते हैं। एवं इसमें मुख्य रूप से जो है यहाँ पर जैसे कृषि हो जाएगा, वानिकी हो जाएगा, मत्स्यन हो जाएगा, राइट। उसके बाद में खनन हो जाएगा, जैसे लोहे का उत्खनन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, उत्खनन हो जाएगा, राइट। लोहे का खनन और उत्खनन जो कि क्षैतिज खुदाई होती है ये। अब उसके बाद में हम द्वितीय क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से जो भी प्राप्त होता है उसको एक तरीके से उसका मूल्य वर्धन यहाँ पर किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का जो भी आउटपुट होता है उसे द्वितीय क्षेत्र में इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है एवं उसका मूल्य वर्धन, उसके मूल्य में वर्धन किया जाता है। उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो उसकी बढ़ाई जाती है, जिसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं।
और इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निर्माण आ जाएगा, जैसे निर्माण हो जाएगा, विनिर्माण हो जाएगा, विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति, और क्या हो जाएगा, प्रसंस्करण हो जाएगा या प्रोसेसिंग हो जाएगा, राइट। इसके बाद में तृतीय क्षेत्र, देखिए तृतीय क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं देती हैं, और इसमें जैसे परिवहन हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, बीमा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये लिखा है परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, भंडारण, व्यापार एवं सामुदायिक सेवाएं, जिनको तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, राइट। अब हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के चतुर्थ क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। देखिए जो चतुर्थ क्षेत्र होता है वो तृतीय क्षेत्र का ही उन्नत रूप होता है, और इसमें ज्ञान आधारित, विशेष रूप से ज्ञान आधारित गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सूचनाओं को ग्रहण करना, उनको वर्गीकृत करना और उनका विश्लेषण करना इसमें शामिल होता है, और इन गतिविधियों में विशेषीकृत ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी भी क्षेत्र का विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल है, कर प्रबंधक हो जाएगा, सांख्यिकीविद या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इत्यादि की जो सेवाएं हैं वो चतुर्थ क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। उसके बाद में पंचक क्षेत्र, पंचक क्षेत्र में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध उच्च निर्णय सेवाओं से होता है, उच्च किस्म की निर्णय वाली सेवाओं से जिनका संबंध होता है उनको पंचक क्षेत्र में लिया जाता है। इस क्षेत्र में जो गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सम्मिलित किया जाता है, जो कि अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं तथा निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है निर्णय निर्माण, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो जितने भी उच्च अधिकारी होते हैं वो निर्णय निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका महत्व एवं प्रभाव बहुत अधिक होता है। जैसे यहाँ पर सरकारी अधिकारी हो जाएंगे जो कि देश या किसी भी राज्य के लिए निर्णय लेते हैं, कंपनी या फिर जो व्यवसाय होते हैं उनके उच्च अधिकारी हो जाएंगे, वैज्ञानिक हो जाएंगे, वित्तीय प्रबंधक हो जाएंगे, कानूनी सलाहकार इत्यादि, इन सबको पंचक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, राइट। तो ये हमने यहाँ पर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में भी समझ लिया है। अब अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। थैंक यू।